ते लोकसभेचे माजी सदस्य आहेत, सदस्य होते. ते सदस्यत्व त्यांनी खैरलांजी प्रकरणावरून सोडून दिलेलं होतं. जो खैरलांजीला सवर्णांनी बौद्धांवरती अन्याय केला, त्याचा विरोध म्हणून, निषेध म्हणून त्यांनी आपले सदस्यत्व सोडून दिलेलं होतं. ते रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष आहेत. आंबेडकरी समाजातील एक संघर्षशील नेतृत्व म्हणून त्यांची ख्याती आहे. जेव्हा जेव्हा दलितांवर अन्याय अत्याचार झाला तेव्हा तेव्हा ते तिथे जाऊन त्या अन्यायाला वाचा फोडण्याचं त्यांनी महत्त्वपूर्ण कार्य केलेलं आहे. ते आंबेडकरी समाजातील झुंजार आणि अग्रणी नेते आहेत. धन्यवाद. Thank you, Dr. Karajagera. Now I request Professor Vankar, Working President of Ambedkar Teachers Welfare Association, to felicitate Professor Jogendra Lawai sir with shawl, memento and bouquet. Professor Vankar. Political and economic participation is limited or restricted due to lack of and excess of opportunities. Such institutions make them unfit to establishing a social structure based on class, caste, race, gender, and religious and social cultural practices, discriminate and deny the right of social justice. Thank you, sir. Now, I would like to request Honorable Dr. Mahesh Kumar Yenki to present his views on this occasion and also declare this conference open for the discussion. Thank you, sir. के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप हाड़के, डॉक्टर वानकर सर, नागपुर विद्यापीठ के परीक्षा नियंत्रक आर्किटेक्ट प्रोफेसर रामटेके, ऑल द टीचर्स और जितने पीएचडी धारक है जिनका सत्कार हो रहा है, उन सभी को उद्देशित करते हुए मैं बहुत खुश हूँ कि आज ये जो नेशनल इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्फ्रेंस ऑन इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड वुमेन एम्पावरमेंट, इसका उद्घाटन करते हुए मुझे अतिशय आनंद हो रहा है. ये विषय हमारे देश में पहले भी बहुत महत्वपूर्ण था और आज इसका महत्व और बढ़ गया है. कई बार अगर आप अपने देश का इतिहास पढ़ें, और मैं चाहूँगा कि आप ये पढ़ें और एक अपने खुद के दृष्टिकोण से पढ़ें, न्यूट्रल. पहले से कोई मतलब मन में एक भाव लेकर के मत पढ़िएगा. आप इस इतिहास को पढ़िए तो आप देखेंगे कि तकरीबन 2500 से 3000 साल तक हमारे देश में ये 4 वर्ण जो है ये चल रहे थे. और मैं पढ़ने के बाद कई बार, ये मेरा अपना विचार है, मैंने देखा है कि मुझे लगता है कि हमारी जो 200 साल की और उससे भी ज़्यादा जो साल के गुलामी है, इसका प्रमुख कारण यही है कि हम कभी भी एक साथ जुड़े नहीं रह पाए. मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ. कारी है या आप पर जो राज करना चाहते हैं, उनके लिए आप एक बहुत आसान शत्रु बन जाते हैं, आप बहुत आसान शिकार बन जाते हैं, क्योंकि हम एक साथ बैठ करके अपनी, जैसे मैंने कहा कि रोटी बेटी का व्यवहार, बाबा साहब ने भी अपने भाषणों में ये कहा है कि अगर हम एक साथ रहें तब हम एक संगठित शक्ति होते हैं. और इसलिए ये जो शब्द है इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, इसका महत्व पहले भी मैंने कहा बहुत अधिक था और आज ये और अधिक हो रहा है, क्योंकि हमारा देश एक विकासशील देश से विकसित देश होने की तरफ अग्रसर है.
आजाद हुए हमको 65 साल हुए हैं। 65 साल पहले लोगों को जो सुविधाएं उपलब्ध थी और उन सुविधाओं के बारे में उनको जो जानकारी थी बहुत कम थी। हम लोग किस्मत वाले हैं इसलिए कि हमको एक मार्गदर्शक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के रूप में मिले। उन्होंने हमको जो हथियार दिया है वो है शिक्षण का। किसी ने बाबा साहब के शब्द जो थे कि शिक्षण एक शेरनी का दूध है, जिसको ये मिलेगा वो गुर्राए बगैर नहीं रहेगा। शिक्षण ये जबकि सभी का अधिकार था, ये हमारे देश में केवल कुछ लोगों के लिए सीमित था और यही कारण है कि हम एक साथ मजबूत नहीं हो पाए और हमारा देश इतना बड़ा है। आज दुनिया में हमारी जनसंख्या दूसरे नंबर पर है, पर हम लोगों को इतने सारे वर्षों की गुलामी हमारी किस्मत में आई। इसका मेरे विचार से प्रमुख कारण ये है कि ये जो हम लोग बटे हुए थे, और ये बात भारतीय समाज में सभी को समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम हमारे सपने जो पूरे करना चाहे, जैसे विकसित देश बनना चाहे, तो ये चीजें जो हमारा इतिहास है इसको हमको याद रखते हुए उसको दोहराना नहीं है। किसी ने कहा है, फिलोसोफर ने, कि जो लोग अपने इतिहास से नहीं सीखते वो उसको दोबारा घटित करने के और अग्रसित हो रहे हैं। हमको इस इतिहास से एक लेसन लेना है, एक सबक लेना है। मैं केवल ये सभी के लिए कह रहा हूँ, सारे भारतीय जनता के लिए, कि हम अगर अपने इतिहास से नहीं सीखे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस आज यहाँ आयोजित किया गया है, इसका महत्व इसलिए भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि आज आप सोचिएगा कि हमारे देश की जो जनसंख्या है 121 करोड़। 121 करोड़ में करीब 52% जो जनसंख्या है वो है युवकों की, युवतियों की। उनकी जो उम्र है वो है 21 साल से 28 साल के बीच। ये एक तरफ पहले हम बोलते थे कि हमारे देश की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, इतनी ज्यादा है कि ये हमारे को हमारे प्रगति के जो मार्ग पर एक अवरोध ला सकती है, एक रुकावट ला सकती है। पर आज सोचने की दृष्टि बदल गई है, क्योंकि सारी दुनिया में इतना फेवरेबल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो कहीं नहीं। अब पूरे देशों का आज जितने देश विकसित है या जो विकास की ओर जा रहे हैं, सारे देशों में इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी ज्यादा संख्या में युवक नहीं है, युवतियां नहीं। क्योंकि 21 से 29 वर्ष की जो हमारी उम्र है, ये द मोस्ट प्रोडक्टिव एज ऑफ मैनकाइंड ऐसा माना जाता है। यही एक उम्र है जिसमें आप सबसे ज्यादा आपकी जो विचार क्षमता है, आपकी जो शक्ति है, इसको आप समाज को एक बढ़ाने के लिए ये एक सबसे अच्छी उम्र है। और इस उम्र के सबसे ज्यादा लोग हमारे देश में उपलब्ध हैं। अब पेपर में आपने देखा होगा कि 200 यूनिवर्सिटीज जो एक लिस्ट आई थी, इन 200 यूनिवर्सिटीज में हमारी देश की किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है। तो अगर आप एक दृष्टि से देखें, एक मायोपिक व्यू, अगर जिसको कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, उससे अगर आप देखें तो आपको दुख होगा कि भी हमारा नाम इन 200 यूनिवर्सिटीज में नहीं है। आप दूसरे दृष्टि से सोचिए कि आपके यहाँ से शिक्षित बच्चे जब दूसरे देश में जाते हैं तब उनका जो परफॉर्मेंस है वो इतना अच्छा रहता है, एक्सीलेंट। सारे के सारे देशों में उनका जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा है। वो आपने उनको सिखाया है, आपने इसी शिक्षा प्रणाली में उनको सिखाया है। वो हमारे देश में उसकी जो क्षमता है वो सामने नहीं आती, वो जब विदेशों में जाता है तो उसकी क्षमता सामने आती है।
इस पर विचार करना, बहुत गंभीरता से विचार करना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। इसका एक ही अर्थ है कि आपकी जो शिक्षा प्रणाली है, आपकी जो सांस्कृतिक देन है, आपके जो परिवार से बच्चों को जो भी मिल रहा है संस्कार, उसमें कहीं मुझे नहीं लगता है कि कहीं कुछ कमियां हैं। उसको आप और उसमें उन्नति आप कर सकते हैं, क्योंकि यही बच्चा जो हमारे परिवेश में अगर वो उन्नति नहीं कर रहा है, बाहर जाके करता है, कहीं ना कहीं कुछ कमी है और इस कमी को हमको दूर करना है। हमको बहुत ओपन यानी खुले दिमाग से सोचना है कि सारे बच्चों को ये सुविधाएं मिलनी चाहिए कि वो यहाँ पर भी तरक्की करें, जिससे हमारे देश की तरक्की हो। मैं जैसे मैंने कहा कि हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमको एक मार्गदर्शक मिले। मैं अपने परिवार का पहला शिक्षक, मतलब मेरे पिताजी, मेरी माताजी तो बड़े नहीं थी, क्योंकि हमको मालूम भी नहीं था कि भाई स्कूल में जाए तो आप कौन सा सब्जेक्ट लें, क्योंकि कोई आपको बताने वाला चाहिए तब। पर जहाँ से जब शुरू हुआ ये सिलसिला, तो हम लोग काफ़ी आज यहाँ तक पहुँचे हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आपकी शिक्षा, आपने जो सीखा है। अब शिक्षा लेकर के, जैसे अब यहाँ पर मैंने देखा है कि आपने विमेन एम्पावरमेंट का भी सब्जेक्ट जो डाला है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए कि हमारे देश में आज भी हम स्त्री को, वैसे तो जो आप अपने धर्म ग्रंथों में देखिएगा बहुत ऊंची ऊंची उनको हमने पद दिया है। हम स्त्री को शक्ति के रूप में लोग पूजा करते हैं, स्त्री को आप देवी के रूप में करते हैं, बट आज भी हमारे देश में जो पुरुष और स्त्री का जो अनुपात है वो बहुत अनफेवरेबल हो गया। जैसे मैंने कहा 121 करोड़ है, इसमें से अगर हमारा जो नौजवानों का जो रेशो है वो बहुत अच्छा है सारी दुनिया से, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप स्त्री और पुरुष का अगर आप अनुपात देखें तो ये एक खतरे की निशानी है। आज 1000 पुरुषों के पीछे हमारे देश में करीब 847 स्त्रियां हैं। ये जो रेशो है ये कल चल के आपके जो विकास में सबसे बड़ा अवरोध या पत्थर बन सकता है। और जब हम एक स्त्री को सिखाते हैं, एक लड़की को सिखाते हैं, तो हम पूरे परिवार को सिखाते हैं, क्योंकि परिवार जो आगे बढ़ता है वो स्त्री से बढ़ता है। और इसीलिए ये बात भी हमारे समाज को, यानी भारतीय समाज को सीखना है कि आप स्त्री का महत्व जो है वो समझिए। मुझे बहुत खुशी है जब मैं ये पढ़ रहा था कि करीब करीब आज हम लोग जितनी PhD धारकों का भी आप स्वागत कर रहे हैं, उसमें करीब 30% जो है वो है स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं जिसको PhD की डिग्री मिली है सभी में। तो ये एक बहुत हमारे लिए गौरव की बात हो सकती है, बहुत खुशी की बात है कि इतनी बड़ी संख्या में आज स्त्रियां आगे बढ़ रही हैं, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। मैं लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाता हूँ। जब मैं वहाँ नौकरी पर लगा था करीब 1978, तो पूरे क्लास में एक ही लड़की थी, क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए लड़कियां नहीं आती थी। बाद में धीरे धीरे 2 हुए, आज करीब 40% जो है लड़कियां हैं, और सारी की सारी क्लास में जो टॉपर्स है वो है लड़कियां। तो उनमें सारी क्षमताएं मौजूद है आपको आगे बढ़ाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए। सो विमेन एम्पावरमेंट ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है, जिसको भी आज इस कॉन्फ्रेंस में आप सारे लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस पर, इस विषय पे तीनों के तीनों जो विषय है, इस पर करीब आपके 133 पेपर हैं। मैं पूछ रहा था वानकर सर से कि सर एक दिन में इन सारे विषयों पर एक सर्वकष एक चर्चा हो सकती है, शायद समय कम पड़ सकता है, तो इसलिए इस समय का आप सदुपयोग करिएगा। इस समय को मैं
मानता हूं कि अगर आप दिन भर ध्यान से इस कॉन्फ्रेंस में भाग ले तो जब आप वापस जाएंगे तो आप एक ज्ञान, एक इतनी जानकारी से आप भरे रहेंगे कि ये आपको आने वाले दिनों में आपकी प्रगति में बहुत सहायता देगा। इन कॉन्फ्रेंसेस का बहुत महत्व है। ऐसे कॉन्फ्रेंसेस में आप जहां मौका मिले जरूर जाइएगा, बिकॉज इन्हीं ये जो आपके सामने जो भी वक्ता आएंगे उन्होंने अपना इतना समय इन पेपर्स को लिखने में और आपके सामने प्रस्तुत करने में बिताया है। उनकी मेहनत तभी रंग लाएगी जब आप उनको सुनिए और उनके जो विचार हैं उन विचारों का आप विश्लेषण करिए, क्योंकि हम यहाँ जब बैठते हैं तो हम सब उस पर विश्लेषण हमने करना ही चाहिए और उसमें से जो भी महत्वपूर्ण चीजें बाहर आएगी उन चीजों का हमको अनुसरण करना है, तब हम उससे आगे बढ़ सकते हैं। हम हमारे हर कार्यक्रम का जो उद्घाटन करते हैं वो एक दिया जला करके इसलिए करते हैं, देखिए अभी तो पूरा उजाला है, उजाले में हम दिया जब लगाते हैं, दिया लगाने का केवल एक जो हमारा सिंबॉलिक जो अर्थ है वो ये है कि हम एक अज्ञान का जो अंधकार है वो दूर करना चाहते हैं। दिया जब जलता है तो अंधेरा दूर होता है, यहाँ अंधेरा जो है वो है अज्ञान का और उजाला जो है वो है आपके ज्ञान का। तब आप अज्ञान से अगर ज्ञान की ओर अग्रसित हो रहे हैं तो वो वही अर्थ है कि हम हमेशा अपने कार्यक्रमों का जो उद्घाटन करते हैं वो एक दीप जला करके करते हैं। ये हमारी प्रार्थना भी है, ये हमारा ध्येय भी है कि हम अंधेरे से उजाले की ओर जाए। आज के इस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर मैं आप सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे निवेदन करूंगा कि इसका भरपूर फायदा उठाइएगा। आप सभी ने हमारा पुष्प गुच्छों से स्वागत किया। हम हमेशा अपने जो पुष्प है वो हमारे महापुरुषों पर महामानव डॉक्टर अम्बेडकर जी, भगवान गौतम बुद्ध, इनके चरणों में इसलिए चढ़ाते हैं कि ये फूलों की खुद की अभिलाषा है। फूल हमेशा उनके कदमों में गिरना चाहेगा जिनका कार्य समाज हित, लोकहित, राष्ट्रहित और जनहित में हो। बाबा साहब के सारे कार्य जनहित में थे और फूल उनके चरणों में हमेशा गिरते रहेंगे। आप ये फूल अपने समाज कार्य से, अपने बंधुओं की सेवा से, आज आपने पीएचडी हासिल की, कल और लोगों को आप पीएचडी के लिए मार्गदर्शन करिए। ज्वलंत प्रश्नों पर आप अपने शोध निबंध लिखिए और इस तरह से आप एक नई पीढ़ी का निर्माण करिएगा जो अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक है, जो अपने ज्ञान का उपयोग अपने बंधु जो इतने किस्मत वाले के शायद उनको मौके कम मिले उनको मौका देने में आप अपना वक्त खर्च कीजिए। इतना कहते हुए मैं एक बार आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आयोजक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन और उनके सब पदाधिकारी के सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे आज यहाँ बुलाया, मुझे अपने दो शब्द और अपने कुछ विचार आपसे बांटने के लिए समय दिया। एक बार सबका धन्यवाद सर, आपके अंधेरों से उजाले के ओर ले जाने वाले आपके विचारों के लिए। सर आप खुद अपने आप में ही एक कामयाबी की मिसाल हो, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए आपके लिए 4 पंक्तियां पेश करना चाहूंगा। हर कामयाबी पे आपका नाम होगा, आपके हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, दुआ है एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा, वक्त भी आपका गुलाम होगा। धन्यवाद सर। Friends, we have some persons here who have contributed something extraordinary. They have got their outstanding contribution in their field. So first of all, I would like to introduce such a person, Dr. Om Prakash Chimankar, Associate Professor, Department of Physics, Rashtrapati Tukaji Maharaj, Nagpur University, Nagpur.
and I would like to request him also, his better half, both should come on the dais, and I would like to request Professor Jogendra Kawade to felicitate both of them. What is his contribution? He has attended 35 days preparatory and winter school on optics in environmental sciences at Abdas Salam International Center for Theoretical Physical, Bristol, Italy during 24th January to 26th February 2009 as an affiliate under Federation Arrangement Scheme. His next contribution, he has attended and presented a paper in APSI International Conference at National University, Singapore. Participation and presentation in International Congress ICU 2011 in ultrasonics at University of Gdańsk, Poland, 5 to 8 September 2011. Participation and presentation in International Symposium on Ultrasound in Control of Industrial Processes, Madrid, Spain, April 18 to 20, 2012, and also his 25 papers have been published with indexing, and he has been selected for nomination in Who's Who in the World America 2012 and published biography in Marquis Who's Who in the World America. It was Dr.